लॉकडाउन का वक्त होता है, देश के अंदर लगभग सारे होटल बंद हो जाते हैं, सारी आने-जाने की सवारियाँ बंद हो जाती हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता में एक लड़का फँस जाता है जिसका नाम होता है आवेश उर्फ रिंकू, जो पेशे से इंजीनियर होता है। अब उसे खाना बनाना नहीं आता है, वो अपने लिए जब रोटी बना रहा होता है तो उससे रोटी बन नहीं पाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की आती है, वो उससे कहती है कि हटो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अब वो लड़की अक्सर उसके घर आ जाती थी, उसका काम कर देती थी, उसके कपड़े धुल देती थी, उसके लिए खाना बना देती थी। ये नज़दीकी इतनी बड़ी कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और बात शादी तक पहुँच जाती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन उनके बीच में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत धर्म की थी, क्योंकि लड़का हिंदू समाज से था और लड़की मुस्लिम समाज से थी। आखिर जब लड़का अपने घर पे ये बात बताता है तो लड़के के घरवाले साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि किसी मुस्लिम लड़की को बहू बना के मेरे घर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो दोनों ये बात नहीं मानते हैं और शादी कर लेते हैं। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद खेली जाती है उस घर में खून की होली। आज की कहानी आपको जैसी भी लगे, आप कमेंट करिएगा, कहानी को लाइक करिएगा। आपका नाम कमेंट में जो होगा वो अगली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर, उसके अंतर्गत एक थाना आता है जफराबाद, वहाँ की ये कहानी है। एक महिला बनारस से जौनपुर में लगातार 2 दिन से कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका कोई फ़ोन उठा नहीं रहा होता है। इसके बाद वो महिला अपने भतीजे के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे मम्मी-पापा यानी मेरे भैया-भाभी मेरा या तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो वो लड़का भी कहता है कि मम्मी-पापा से मेरी खुद की नहीं बात हो पा रही है, क्योंकि मेरी 1-2 दिन पहले उनसे कुछ कहा-सुनी हो गई थी। इस बात को लेके वो शायद घर छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद वो महिला और उस लड़के की बहनें जब घर आती हैं तो थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करा देती हैं। उसके बाद पुलिस वाले सबसे पहले उन बुजुर्ग जो उसके लड़के के माँ-बाप होते हैं, उनका नंबर ट्रैकिंग पर डालते हैं, साथ ही साथ उनका जो लड़का होता है, उसका भी नंबर ट्रैकिंग पर डाल देते हैं कि ये क्या एक्टिविटी कर रहा है। जब ये कहानी चलती रहती है, 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और उन दोनों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा होता है। जो गायब हुए थे उनमें से एक का नाम होता है श्यामलाल और उनकी पत्नी बबीता। श्यामलाल पेशे से लोको पायलट थे जो अब रिटायर हो चुके थे, जबकि बबीता एक हाउसवाइफ थी। उनके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां थीं और एक सिंगल लड़का था, आवेश उर्फ रिंकू, जो पेशे से इंजीनियर था और कलकत्ता में रह के नौकरी कर रहा था। अब पुलिस वालों को कुछ शक जब रिंकू के ऊपर होता है तो वो रिंकू से पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहता है, लेकिन बाद में पुलिस वालों की नज़र बहुत पार की होती है और उन्हें सीधा सीधा शक हो जाता है कि इन दोनों बुजुर्गों के गायब होने में कहीं ना कहीं इनके अपने बेटे यानी रिंकू का ही हाथ है। उसके बाद रिंकू से जब पूछताछ की जाती है तो रिंकू एक हैरान कर देने वाली कहानी बताता है, जिसे सुन के आप शायद सिहर उठें। दरअसल वो बताता है कि जब मैंने उस मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर ली तो मैं जब भी माँ बाप से बात करने की कोशिश करता था, उनसे कहता था कि अब मैं अपनी दुल्हन को घर लेके आ रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप साफ साफ कह देते थे कि किसी मुस्लिम के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, उसे तलाक दे दो और मेरे पास चले आओ। वो बताता है कि मेरे 2 बच्चे भी हो चुके हैं, मेरे एक लड़की है और एक लड़का है। अब बताओ मैं ऐसे में उन दोनों को क्यों छोड़ देता और कैसे छोड़ देता, जबकि जो मेरी पत्नी है उसके परिवार में भी बहुत कुछ नहीं है, ना उनके कोई माँ बाप हैं जो उसका अब ख्याल रख सकें। वो मुझसे जब भी बात करते थे मेरे माँ बाप तो मुझसे कहते थे अब तो उस मुस्लिम लड़की ने तुम्हें भी मुस्लिम बना लिया होगा, तुम्हें भी नमाज़ पढ़नी सिखा दी होगी, तुम्हें भी कुरान पढ़नी सिखा दी होगी। जबकि मैं उनसे अक्सर कहता रहता था कि वो लड़की पूरी तरह से बदल गई है, जबकि मेरे साथ हिंदू रीति रिवाज के तहत रहती है, लेकिन मेरे माँ बाप को कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं हुआ।
और हद तो तब हो गई जब वो मुझसे सीधा-सीधा कहने लगे कि अब तुम किसी भी कीमत पर हमसे रिश्ता जभी रख सकते हो जब तुम अपनी मुस्लिम पत्नी को तलाक दे दो। तो वो कहता है कि मैं इस बात पर भी एग्री कर गया। मैंने जब अपनी पत्नी को ये बात बताई तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन हम दोनों आपस में बैठकर एक फैसला कर लेते हैं कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दे दूँगा, जिससे तुम ब्यूटी पार्लर का काम जानती हो तो ब्यूटी पार्लर खोल लेना और आगे की मेरे बच्चों की ज़िंदगी को सँवार लेना। तो वो उसकी पत्नी जो मुस्लिम होती है वो भी राज़ी हो जाती है। तो मैंने जब अपने माँ-बाप से कहा कि अब तुम मुझे 10 लाख रुपया दे दो जो मैं अपनी पत्नी को दे सकूं, तो इस पर मेरे माँ-बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे और बात मार-तोड़ पर आ गई। उन्होंने मुझे गालियाँ दी मेरी माँ ने और मुझे मारा। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, जो मेरे पास में पत्थर पड़ा था वही मैंने अपनी माँ के सर पर मार दिया, जिससे वो वहीं गिर गईं। और ये सब देख के जब मेरे पापा मेरे पास आए तो मैंने वही पत्थर अपने पापा के सर पर मार दिया। दोनों वहीं पड़े रहे मेरी आँखों के सामने, दोनों ने अपना दम तोड़ा। अब मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि इन 2 लाशों का क्या करूं। तभी मैंने अब मेरे घर पे जो आरी थी मैं वो उठा के लाया, अपने माँ-बाप के छोटे-छोटे टुकड़े किए, उन्हें प्लास्टिक के बैग में डाला। उसके बाद मेरे घर पे जो स्विफ्ट डिज़ायर कार है उसमें लेके मैं एक नदी पे गया। उस नदी पे जाकर वो सारे पन्नियाँ फेंक दी। अब जैसे ही पुलिस वाले ये कहानी सुनते हैं तो उनके भी दिल में एक सिरहन पैदा हो जाती है कि उनकी आँखों के सामने एक माँ-बाप का कातिल बेटा बैठा है। उसके बाद पुलिस वाले गोताखोरों से संपर्क करते हैं, तो उन गोताखोर जब उस नदी के अंदर जाते हैं तो उन्हें बॉडी पार्ट्स के कुछ अंग मिलते हैं, जबकि बाकी या तो बह गए थे या जो नदी में जीव रहते हैं उन्होंने खा लिया था। उसके बाद जो उसकी पत्नी मुस्लिम होती है उसे इस बात की सूचना दी जाती है, तो वो भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके पति ने उसके सास ससुर के साथ ऐसा कर दिया है, जबकि उस लड़के की 3 बहनें थीं, वो भी नहीं यकीन कर पा रही थी कि मेरा ही भाई मेरे ही माता-पिता का कातिल है। इस कहानी को लेकर जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।